आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और यहां पर अगर बात करें माखन चोर लिखा हुआ है, तो क्या माखन चोर होता है? नहीं होता है। माखन चोर भी नहीं होता है, मक्खन चोर भी नहीं होता है साथियों। माखन चोर कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये एक मुहावरा है साथियों, गूलर का फूल। तो गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है? मतलब इसका साथियों क्या होता है? दुर्लभ होना इसका मतलब होता है। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों फिर से एक वर्तनी वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वीणा पाणी कैसे लिखा जाता है? तो कौन से ऑप्शन वाला बिल्कुल सही होगा? वीणा पाणी लिखा हुआ। तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वीणा पाणी, इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना, यानी कि ये सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब क्या होता है? आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे वो तो सिर पर पांव रखकर भागा। तो सिर पर क्या कभी पांव रखे जाते हैं? नहीं रखे जाते हैं। यानी कि बहुत तेज भागने को साथियों कहा जा सकता है वो तो सिर पर पांव रखकर भागा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, एक शब्द यहां पर दिया गया है, यह शब्द है खग। आपसे पूछा जा रहा है कि खग का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? तो खग किसे कहा जाता है? खग क्या पशु को कहा जाता है? नहीं, कबूतर को भी नहीं, तोते को भी नहीं साथियों, खग कहा जाता है पक्षी को। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैं आप सभी के लिए जो भी क्वेश्चंस ला रहा हूं सभी के सभी एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं और मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम तक अगर आपने साथियों इस सभी वीडियो को देख लिया जो भी आपको दी जाए एग्जाम तक, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप सभी लोग क्या करेंगे साथियों, वीडियो को तुरंत देखकर लाइक कर दिया करो। इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है और मुझे इसी तरीके से मेहनत को चालू रखना है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो साथियों उसके लिए आपको बताना है एक शब्द क्या होता है। देखिए अगर बात करें जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, यानी कि जो अचानक आ जाए, उसको क्या कहा जाता है बताइए? तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको तो अतिथि कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। श्री गणेश का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है बताइए? चलिए, तो यहां पर अगर बात करें आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाने का बताने की कोशिश करेंगे, तो श्री गणेश का विलोम होता है साथियों इति श्री। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे जिस तक ना पहुंचा जा सके। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको तो अगम्य कहा जाता है। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा साथियों स्त्रीलिंग शब्द है आपसे पूछा जा रहा है बताइए? कि जी किसी भी शब्द के साथ साथियों अगर कैसा आ जाए ऑटोमेटिक कैसा आ जाएगा? किसी भी शब्द को बोलो। आदमी कैसा है, आदमी के साथ कभी कैसी का इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे। तो जिसके साथ कैसा आ जाए वो पुल्लिंग होगा और जिसके साथ साथियों कैसी आ जाए वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो स्थापना कैसी है, तो कैसी आया ये स्त्रीलिंग हो गया और यही आपसे पूछा गया था। स्वदेश कैसा है, अध्याय कैसा है, अपराध कैसा है, ये आपके नीचे तीनों वाले जो है ना वो पुल्लिंग हो जाएगा। स्वदेश कैसा है, अध्याय कैसा है, लेकिन स्थापना यहां पर साथियों आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का मतलब आपको बता रहा है। तो त्रिशंकु होना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है अधर में लटकना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना या शंकालु होना। तो कहा जा सकता है साथियों अधर में लटकने को क्या कहा जा सकता है? त्रिशंकु होना कहा जा सकता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित उसके बाद यहां पर अगर बात करें ना तो निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द, यानी कि आपको साथियों विलोम बताना है। किस शब्द का विलोम बताना है? इहलोक का बताना है कि विलोम क्या होता है साथियों बताइए? तो इहलोक का विलोम जो होता है ना साथियों वो परलोक होता है। इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। धरती का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए धरती का समानार्थी शब्द चंचला नहीं होगा, विपुला नहीं होगा, सरसी भी नहीं होगा, क्या होगा? अचला होगा। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे साथियों पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द बहुवचन है आपसे पूछा जा रहा है बताइए? तो बहुवचन की अगर बात करें माता, माता तो एक वचन है, प्राण प्राण,
या प्राण आपका ये साथियों कैसा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लड़का भी एक वचन है और किताब भी एक वचन है, तो जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पुरस्कार का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। पुरस्कार का मतलब यानी कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जब कोई गलत काम किया जाता है तो उसको साथियों उसका तिरस्कार होता है। यानी कि पुरस्कार का विलोम अगर पूछे तो तिरस्कार बताना, और तिरस्कार का विलोम अगर पूछे तो पुरस्कार बताना, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जिसकी स्त्री मर गई हो उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो जिसकी स्त्री मर गई हो, ठीक है, जिसकी स्त्री मर गई हो यानी कि जिसकी बीवी मर गई हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको तो विधुर कहा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसका पुरुष मर गया हो यानी कि जिसका पुरुष मर गया हो, जिसका आदमी मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों विधवा कहा जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, विधुर भी और विधवा भी। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का मतलब क्या, पहले साथियों क्या होता था कि सरकारी नौकरी मिल जाती थी ना, तो कहा जाता कि अब तो भाई आप कुर्सी तोड़ोगे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा साथियों, अब सरकारी नौकरी में भी मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। कुर्सी तोड़ना अब वो चीज नहीं रही, तो कुर्सी तोड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है, मेहनत ना करना। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें से कौन सा शब्द साथियों अशुद्ध लिखा हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें अनुकंपा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सन्यासी की अगर बात करें, ये सन्यासी मुझे यहां पर सही नहीं लग रहा है। सन्यासी साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से सन्यासी, ठीक है ना। वृक्षारोपण भी सही लिखा हुआ है, प्रतीक्षित भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर बात करें अशुद्ध कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, ये सान्यासी लिखा है, जो कि कोई शब्द नहीं होता है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए युद्ध करने का इच्छुक को साथियों उसको क्या कहा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। योद्धा कहेंगे या योधे कहेंगे या युयुत्सा कहेंगे साथियों, या आपका युयुत्सु कहेंगे। तो क्या कहेंगे, युयुत्सु आपको ध्यान रखना है, यानी कि युद्ध की इच्छुक को, यानी कि युद्ध करने को इच्छुक जो हो साथियों उसको युयुत्सु कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कौवा चला हंस की चाल, ये एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का आपको बताना है कि मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, बड़ों से प्रभावित होना, कौवा चला हंस की चाल, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। असंभव प्रयास करना, यह भी नहीं होगा। हृदय परिवर्तन होना, यह भी नहीं होगा। अंधानुकरण करना, ये साथियों हम लोग कह सकते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अंधानुकरण करना। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो इसमें से कौन सी वर्तनी अगर बात करें, देखिए सिद्धांत जैसे लिखा है ऐसे लिखा जाता है, उद्योग भी ऐसे लिखा जाता है, कर्तव्य भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहां पर ये क्या लिख दिया साथियों, कर्तव्य। कर्तव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के यहां पर कौन से शब्द की वर्तनी सही नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए वाले की वर्तनी सही नहीं थी, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये तो थे साथियों हिंदी के 20 प्रश्न आपने देखे, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसी प्रकार आप लोग देखिए सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, ये यहां पर 21 से लेकर 40 तक चलेंगे। उसके बाद 20 प्रश्न देखेंगे मैथ के, और 20 प्रश्न देखेंगे रीजनिंग के, और 20 प्रश्न मैथ के और रीजनिंग के ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि कोई लंबा मेथड नहीं, बहुत, यानी कि जिन टीचर्स ने मैथ को और रीजनिंग को बहुत हवा बना के रखा है साथियों, बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं और आप डर जाते हो, तो आज साथियों आपका वो डर भी मैं निकाल दूंगा जड़ से। चलिए, तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख अगर बात करें तो किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है साथियों, ऋग्वेद में मिलता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, श्रीहरिकोटा में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। पुलित्जर पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कबीर के गुरु का नाम साथियों क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद क्या था साथियों, कबीर के गुरु का नाम था। आंसर आपका सी हो जाता है। जहांगीर का मकबरा साथियों ये कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है, तो आंसर आपको क्या बताना है, लाहौर में स्थित है। आंसर आप 38वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो ये किन दो देशों को विभाजित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दो ऐसे देश हैं जिनको
साथियों एक रेखा है जो विभाजित करती है, उस रेखा का नाम क्या है? तो 38वीं समानांतर रेखा है। आंसर आपका बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? बताइए। तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 40 की बात चल रही है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हैं। तो अगर बात करें साथियों, गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा साथियों उत्पादन कहां पर किया जाता है? बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है तंबाकू का, तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यहां पर साथियों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संविधान में पहला संशोधन साथियों कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है साथियों, जमींदारी उन्मूलन के लिए। आंसर जिनका यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किसके उपग्रह सबसे ज्यादा हैं? तो सबसे ज्यादा साथियों किसके उपग्रह हैं साथियों? तो बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज्यादा है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा साथियों व्यक्त की जाती है? एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे बनेगा, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे C10 संख्या के द्वारा जो है ना वो डीजल की गुणवत्ता को साथियों व्यक्त किया जाता है। आंसर आपका ए के साथ। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा है? यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना साथियों, ये किस भूखंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी। एक तरीके से साथियों ये क्या है? ये एक बैंक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो सिलिकॉन वैली की अगर बात करें नदी घाटी के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए? बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बताइए। सिलिकॉन वैली साथियों किसके लिए अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन वैली जो है ना वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ। साहित्य अकादमी ये कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी साथियों नई दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। साहित्य अकादमी कहां पर साथियों? नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था? तो किसे जोड़ा गया था साथियों? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आपको मालूम होना चाहिए, यूपी के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? बताइए। देखिए साथियों अगर तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो किसकी बात चल रही साथियों? विंबलडन की बात चल रही है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के साथियों 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसके बाद मैथ के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी के सभी सवालों को देखना है और उनके कॉन्सेप्ट को देखना है कि किस प्रकार से मैं आपको साथियों यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए तो रीजनिंग का साथियों पहला सवाल यहाँ पर आया है। आपसे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 4 से 7 मिलकर, यानी कि 4 और 7 मिलकर ये 53 बन गए हैं। उसी प्रकार उसी रूल के अकॉर्डिंग 6 से 9 मिलकर यहाँ पर 87 बन गए हैं। तो 1 से 7 को अगर मिलाया जाए उसी रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कौन सा नंबर बनेगा? सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 53 से बहुत ज्यादा बन जाएगा। यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लगेगा? देखिए अगर यहाँ पर अगर बात करें 7 का स्क्वायर कराएं तो कितना बनेगा साथियों? 49 बनेगा। सिंपल सा
इसमें 4 जोड़ दोगे साथियों, जब 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 53 ही तो बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 9 का स्क्वायर करेंगे 81 बन जाएगा, और 81 में जब साथियों 6 जोड़ते हैं तो 87 बन जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे साथियों 49 बन जाएगा, और यहाँ पर जो 1 है ना, 1 जुड़ेगा साथियों तो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो 50 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1 से 3 बना है, 3 से 8 बना है, 8 से 19 बना है, 19 से 42 बना है, तो 42 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर बनेगा। देखिए 1 से 3 कैसा हुआ है, ये हुआ है इसकी 2 से गुणा की गई है, 1 की 2 से गुणा की गई है और उसमें 1 जोड़ा गया है तो 3 बन गया। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर भी 3 की 2 से गुणा की गई है, 3 दूना 6 और क्या जोड़ दिया गया, 2 जोड़ दिया। उसी प्रकार इसमें साथियों गुणा की गई है 2 से और क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। ठीक है, मतलब यहां पर सबकी 2 से गुणा करना है और जोड़ना क्या क्या है, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो अब साथियों 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 19 दूना 38 होता है, 38 और 4 आपका 42 होता है। अब इसकी भी साथियों 2 से ही गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे साथियों, 5 जोड़ेंगे। तो 42 दूना कितना होता है साथियों, 84 होता है। 84 और 5 कितना होता है, 89 होता है। या इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। A3T Z7R G16P J35N और M74L, उसके बाद यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले को देखिए साथियों, ये A से D हुआ है 3 बढ़ाया गया है, D से G हुआ है साथियों 3 बढ़ाया गया है, G से J हुआ है तो तब भी साथियों 3 बढ़ाया गया है, और J 10 पर होता है, M 13 पर होता है, 3 बढ़ाया गया है। तो इसमें अगर साथियों 3 बढ़ाएंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 16 पर आता है साथियों P। ठीक है, उसके बाद 3 से साथियों यहाँ पर क्या हुआ है, 7 हुआ है। कितना बढ़ाया गया है आप लोगों ने देखा, 3 से 7 हुआ है, फिर ये 7 से एकदम 16 हो गया है। तो यहाँ पर क्या 3 3 ऐसे करके क्या क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये देखा जा रहा है 3 में वैसे 4 बढ़ाएंगे तो 7 होगा ना। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये इससे डबल से ज्यादा हो गया है, फिर ये इससे डबल से ज्यादा हो गया है। तो क्या 2 से गुणा करा है, एक बार देख लेते हैं हम गुणा करा के। 3 दूना 6, 6 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, तो फिर हमें 2 जोड़ना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। इसकी भी जब गुणा 2 से करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो जाहिर सी बात है साथियों अब 3 जोड़ेंगे 35 बनाने के लिए। अब 35 से 74 बनाने के लिए साथियों इसकी गुणा 2 से करेंगे, 35 दूना 70 होता है, और 3 जोड़ा तो अब जाहिर सी बात है 4 जोड़ेंगे। अब 74 की भी गुणा साथियों 2 से कराएंगे, और अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 जोड़ा 4 जोड़ा तो 5 जोड़ेंगे। तो 74 साथियों दुना कितने होते हैं, 148 होते हैं, और 5 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो साथियों कितने हो जाएंगे, 153 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर साथियों 153 कहीं पर आ रहा है, 153 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर चेक करना हो तो आगे भी आप चेक कर सकते हैं, टी से आर हुआ यानी कि 2 की कमी हुई, आर से पी हुआ 2 की कमी हुई, तो यहां पर भी साथियों 2 की कमी ही हो रही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1 से 3 हुआ, ये तो साथियों पिछला वाला क्वेश्चन आ गया ये वाला। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पर साथियों है कि नरेंद्र उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो नरेंद्र को क्या 12 किलोमीटर चला दे साथियों उत्तर की ओर, बिल्कुल चलाना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर 4 दिशाएं होती हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठे, मैं आपको हर बार बताता हूं, आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में ये बैठे हैं, अगर क्वेश्चन में उत्तर की तरफ चलाना है तो ऊपर की तरफ चलाना है, उत्तर आपका ये हमेशा होगा। उसके बाद दक्षिण की तरफ चलाना है तो नीचे की तरफ चलाना है, और पूर्व की तरफ तो इधर चलाओगे, और साथियों पश्चिम की तरफ तो इधर चलाओगे। कहा जा रहा है कि नरेंद्र उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर साथियों हमने उत्तर की तरफ चला दिया। फिर पश्चिम की ओर साथियों 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की इधर है, इधर है ना, तो पश्चिम आपका 10 किलोमीटर मैंने यहां पर चला दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि और 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, यानी कि 12 किलोमीटर चलेगा तो यहीं पर साथियों आ जाएगा। उसके बाद वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी कि पूछा जा रहा है यहां से कितनी दूरी है। तो जब 10 दूरी ये है तो 10 दूरी साथियों ये भी होगी। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 10 किलोमीटर। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहां पर अगर बात करें ना साथियों कि यदि रीजन को सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को सांकेतिक भाषा में 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को साथियों क्या लिखा जाएगा, इतना सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे कैसे बन गया साथियों, देखिए यहां पर लेटर तो 6 हैं लेकिन यहां पर 5 लिखा रहा है,
यहाँ पर लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, 7 लिखा जा रहा है। मतलब जितने लेटर होंगे उससे एक कम करके लिखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से साथियों कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है तो एक कम करके अगर बात करें तो 9 लिखा जाना चाहिए। क्या 9 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए 15 और 19 से 34 बना है, 49 और 13 से 62 बना है, तो 36 और 26 से यहाँ पर क्या बनेगा, एक बार इनका टोटल करके देखिए, सबसे पहले जोड़ ही करके देख लिया करिए। 9 और 5 साथियों कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साथियों 1 1 1 और यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो ये तो साथियों जोड़ने पर 34 आ गया। इनका अगर जोड़ करते हैं 49, यानी कि 9 और 4 आपके कितने, 9 और 3 आपके साथियों कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 5 और 6 आपका 62 हो जाएंगे, तो ये भी मिल गया। यानी कि इसका भी साथियों जोड़ ही करना होगा, 6 और 6 आपके 12 हो जाएंगे, और आपके 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे, तो 62 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपका बिल्कुल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मैं आपको हर बार बताता हूं साथियों, आपका जो सीधा हाथ होता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करा देता हूं। जो सीधा हाथ होता है वो दायां कहलाया जाता है, और जो उल्टा हाथ होता है साथियों वो क्या कहलाया जाता है, वो बायां कहलाया जाता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूं हर बार। देखिए यहां पर अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अब मान लीजिए ये हमने साथियों लेटर्स लिखे, ए है, बी है, सी है, कहां तक लिखेंगे, ये हम जेड तक मान लीजिए लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए दाईं ओर से चलाना है, तो आप जेड से चलाओगे इसकी तरफ, ए की तरफ। अगर आपसे कहा जाए बाईं ओर से चलाना है, तो आप इस तरफ से चलाओगे जेड की तरफ, ठीक है। इसमें कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें ओर, तो बाईं ओर से 15वां क्या हो जाएगा, बाईं ओर से 15वां ऐसे यहां पर चलेंगे तो 15वां नंबर यहां पर आ जाएगा, और 15 पर साथियों ओ होता है। उसके बाद कहा गया है कि बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वां, तो दाईं ओर से यानी कि जेड की तरफ से चलाना है, जेड की तरफ से अगर 10वां होगा तो कौन सा होगा, हमें नहीं पता है, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 10 घटा देंगे। अगर यहां पर कहा जाता कि दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा, या दाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो 27 में से 6 घटाते, तो यहां पर साथियों 17 हो जाएगा। यानी कि जब हम दाईं ओर से 10वें नंबर तक पहुंचेंगे ना, कि जेड 1 हो गया, वाई 2 हो गया, एक्स 3 हो गया, ऐसे करके साथियों 17 नंबर पर हम पहुंचेंगे, और 17 पर होता है क्यू। उसके बाद लिखा है तो उनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो 15 और 17 के बीच में साथियों 16 नंबर होता है, और 16 पर होता है साथियों पी। इसलिए कहा जा रहा है कि उनके अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो पी होगा साथियों, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। यहां पर अगर बात करें कि निम्न में से उस आरेख को चुनना है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है, यानी कि गहने, सोना और चांदी है, तो सोना और चांदी क्या गहने के अंतर्गत आते हैं साथियों, कौन सा यहां पर बिल्कुल सही होगा, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, कि हर सोना चांदी गहना नहीं होता है, कुछ सोने के बिस्किट भी होते हैं, तो जो सोने के बिस्किट होते हैं वो थोड़ी ना साथियों कहलाएंगे गहना। तो अगर बात करें साथियों, मान लीजिए ये गहने हो गए, ठीक है ना, और ये जो है ना, ये आपका चांदी हो गया, और इतनी चांदी गहने के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए ये आपका क्या होगा, ये आपका सोना हो गया, इतना सोना आपका गहने के अंतर्गत आ जाएगा, क्या पता अब ये बिस्किट है, सोने के बिस्किट है, या सोने का कुछ भी, जरूरी थोड़ी ना सब हर सोना गहना नहीं होता है, हर चांदी गहना नहीं होता है। इसलिए जो बनेगा ना साथियों आरेख, वो ये बनेगा, और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बना हुआ है। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो कि साथियों गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे साथियों, मीनू कल्पना से लंबी है लेकिन पूर्वी से नाटी है, गीता प्राची से नाटी है और प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना लंबी है। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हो तो इनमें से मध्य में कौन होगा, यानी कि बीच की आपसे पूछी जा रही है। तो जो जो कहा जा रहा है वो आप कर लो। मीनू कल्पना से लंबी है, यानी कि मीनू जो है वो कल्पना से लंबी है, तो मीनू को हम साथियों यहां पर रखेंगे, ठीक है। मीनू कल्पना से लंबी है, तो कल्पना जाहिर सी बात है उसके नीचे आ जाएगी। उसके बाद कहा है लेकिन पूर्वी से नाटी है। मीनू के बारे में कहा जा रहा है कि मीनू जो है ना वो कल्पना से तो लंबी है लेकिन पूर्वी से नाटी है, या तो पूर्वी साथियों वो ऊंची हो जाएगी, इससे पूर्वी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद लिखा है गीता जो है ना, गीता
प्राची से नाटी है। अब गीता और प्राची नहीं पता तो भैया गीता और प्राची हम साइड बना लेते, क्या पता गीता प्राची इसके ऊपर भी जा सकती हैं, गीता प्राची इससे नीचे भी आ जाए, तो साइड बना लो, ज्यादा समझदारी काम रहेगा। तो क्या कहा जा रहा है साथियों, गीता जो है ना ये प्राची से नाटी है, तो प्राची ऊपर आ जाएगी, ठीक है। प्राची से नाटी, और प्राची जो है, प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब प्राची जो है उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना है, मतलब कल्पना ज्यादा लंबी है, इसका मतलब कल्पना से छोटी होगी प्राची और प्राची से छोटी होगी गीता। तो ये सिस्टम साथियों आप बना है। उसके बाद लिखा है, देख लेते हैं, जितनी कल्पना लंबी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यदि वे सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हो, बिल्कुल ऊंचाई के क्रम में ही तो खड़ी है कि सबसे छोटी गीता है, फिर प्राची है, फिर कल्पना है, फिर बीनू है, फिर पूर्वी है। उसके बाद कहा है कि तो इनके मध्य में कौन सा होगा, तो मध्य में तो देखिए साथी यही होगा, दो इधर हो गई, दो इधर हो गई, मध्य में कौन रहा, बीच में कौन रहा, कल्पना ही तो रही। इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कल्पना के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि रविशंकर जिस प्रकार से सितार से संबंधित है, यानी कि ये तो सितार वादक हैं, उसी प्रकार बिस्मिल्ला शाह की अगर बात करें, बिस्मिल्ला खान की बात करें, तो ये तो साथियों शहनाई से संबंधित है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 112 का संबंध साथियों जो है ना यहां पर जताया जा रहा है 448 से, तो 221 का संबंध साथियों किससे हो जाएगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, 112 देखिए ये एक का दो, एक का चार हो गया, ठीक है, एक का चार हो गया, दो का आठ हो गया, मतलब कि गुणा चार से कराई जा रही है। जब गुणा चार से कराओगे, चार दूना आठ, चार एकम चार, चार एकम चार, तो ये बनेगा। तो इसकी भी साथियों चार से ही गुणा कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, चार एकम चार, चार दूना आठ, चार दूना आठ, यानी कि 884 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को क्या लिखा जाता है साथियों, बैड को YZW लिखा जाता है, और SAME को क्या लिखा जाता है, HZNV लिखा जाता है, तो LOVE को क्या लिखा जाएगा। मैं आपको साथियों यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, ए को यहां पर जेड लिखा गया है, यानी कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, वाई होता है। इसी से आप समझ जाओगे ये अपोजिट लेटर वाला है। वैसे तो आप सभी के अपोजिट लेटर याद कर लीजिए कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का उसके बाद साथियों एक्स होता है, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं आपको आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप नहीं मालूम है, लेकिन डी का आपको वो तो मालूम है कि डी कौन से नंबर पर आता है, 4 पर आता है, तो उसको आप 27 में से घटा दो। जब आप 27 में से इसको साथियों घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा अपोजिट लेटर। तो साथियों 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और यहां पर 2, यानी कि 23 नंबर पर साथियों क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो डी का अपोजिट लेटर साथियों डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये सिस्टम होता है। तो यहां पर अगर बात करें बी का सबका अपोजिट लेटर है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। एल के अपोजिट लेटर की अगर साथियों बात करेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, एल का अपोजिट लेटर। तो एल का अपोजिट लेटर साथियों ओ होता है, और एल का ओ होता है, ओ का साथियों एल होता है, और साथियों वी का ई होता है, और ई का साथियों वी होता है। तो OLEV कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि ये जो खाली जगहें साथियों है ना, इसमें आपको बताने कौन से लेटर आएंगे ऑप्शन में से। तो इस सवाल को जब भी आप करने बैठो तो सबसे पहला आप काम क्या करो, सबसे पहले लेटर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि देखिए 9 कुल मिला के लेटर हैं। तो 9 लेटर कैसे बढ़ सकते हैं, 3 3 3 के पेयर में ही बढ़ सकते हैं। तो 3 3 3 के पेयर में इनको काट लो, 1 2 3, ये आपका एक अलग पेयर हो गया, 1 2 3 ये आपका एक अलग पेयर हो गया, और 1 2 3, यानी कि यहां पर अगर बात करें, देखिए पहला और अंतिम जो लेटर है ना वो एम है। तो यहां पर तो एम आ गया, यहां पर साथियों एम आएगा। अब पहला और अंतिम लेटर एम है, तो यहां पर भी एम आएगा और यहां पर भी एम आएगा, यानी कि MAM ऐसे बनेगा, MAM ये भी बन गया, तो MAM ये भी, यानी कि यहां पर भी ए आएगा। तो कौन कौन से मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने ए और MMM लिखा है, तो AMMM, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर आपको बताना है, यानी इसमें से सबसे विषम कौन सा है। तो इसमें से सबसे विषम निकालने के लिए साथियों इसकी लेटर पोजीशन हमें लिखना होगी। एन होता है साथियों 14 पर, पी होता है 16 पर और आर होता है 18 पर। उसके बाद साथियों डी होता है 4 पर, सी होता है 3 पर और बी होता है 2 पर। आर होता है 18 पर, क्यू 17 पर और पी 16 पर होता है। उसी प्रकार एच 8 पर, जी 7 पर, एफ 6 पर होता है। तो अब मुझे यहां पर बताना है कि क्या यहां पर साथियों डिफरेंस है। देखिए एक यहां पर कम हुआ, फिर से कम हुआ, यहां पर एक कम किया गया, यहां पर कम किया गया, एक यहां पर कम किया गया, एक यहां पर कम किया गया, लेकिन यहां पर दो बढ़ाए जा रहे हैं और दो बढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी आपको साथियों सबसे अलग पूछा जा रहा है। कौन सा सबसे अलग है बताइए। देखिए एक होते हैं भाज्य संख्याएं और एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं एक के अलावा। एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, एक के अलावा अगर किसी संख्या से कोई संख्या कट रही तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये तो साथियों 2 से कटती है, 7 से कटती है, ये भाज्य संख्या है। ये भी 2 से कटती है, 3 से कटती है, भाज्य संख्या है। ये भी साथियों 5 से कटती है और 3 से कटती है, भाज्य संख्या है। लेकिन ये साथियों एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। वैसे तो एक से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन ये एक के अलावा किसी से नहीं कटती है, ये खुद से ही कटेगी फिर जाके। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये साथियों एक अभाज्य संख्या हो जाएंगी और बाकी सारी भाज्य संख्या है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों अगर बात करें किसी सांकेतिक भाषा में OKAPERU का अर्थ होता है फाइन क्लॉथ। क्या ओके और पेरू का मतलब होता है फाइन क्लॉथ? और उसके बाद लिखा है मेटा लिसा का अर्थ होता है क्लियर वाटर और डोना लिसा पेरू का मतलब होता है फाइन क्लियर वेदर हो। तो इसी भाषा में वेदर का सांकेतिक कोड क्या होगा? देखिए वेदर का सांकेतिक, वेदर कहां पर लिखा है? वेदर यहां पर लिखा है, यानी कि इस वाले में। तो वेदर का कोड क्या हो सकता है? डोना भी हो सकता है, लिसा भी हो सकता है और पेरू भी हो सकता है। यानी कि आंसर आपका जो होगा वो तो या तो डोना हो सकता है या लिसा हो सकता है या पेरू हो सकता है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो सकता है साथियों? या तो आपका डोना हो सकता है, पेरू हो सकता है, लिसा हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये ऐसा ही आपका कट जाएगा। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर वेदर का कोड जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, वैसे वेदर का डायरेक्ट कोड आपको नहीं मिल पाएगा कि डोना है, लिसा है, पेरू है। उसके लिए फाइन का और क्लियर का कोड निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी फाइन का कोड डोना, लिसा, पेरू में से कुछ हो सकता है और फाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि फाइन का कोड यहाँ पर होगा। तो फाइन का कोड इसमें से और इसमें से क्या सेम है? इसमें से साथियों क्या सेम है? इसमें से पेरू सेम है। यानी कि फाइन का जो कोड साथियों निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? पेरू निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब पेरू भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर का कोड क्या है? मेटा या लिसा हो सकता है। तो देखिए क्लियर का कोड अगर बात करें, इसमें भी क्लियर का कोड है और साथियों जो है ना वो इसमें भी क्लियर है। तो लिसा जो है वो साथियों किसका है? वो क्लियर का कोड है। लिसा आपका क्या हो गया? लिसा आपका साथियों क्लियर का कोड हो गया। अब हमें फाइन का भी कोड पता चल गया, पेरू है, तो पेरू भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर का भी कोड पता चल गया साथियों, क्या है? मैंने क्लियर ही लिख दिया, यहाँ पर लीसा होना चाहिए। ठीक, चलिए ये लीसा हो गया, तो लीसा भी आंसर आपका नहीं हो सकता। तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? डोना के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर डोना है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संयोजन के प्रतिबिंब के सबसे करीब है। यानी कि साथियों अगर बात करें डेनियल को प्रतिबिंब के सामने रखें तो ये प्रतिबिंब यानी कि शीशे में कैसा डेनियल दिखाई देगा। यानी कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पहला होता है वो सबसे अंत में दिखाई देता है और जो अंत में होता है वो सबसे पहला दिखाई देता है। तो एल कैसा दिखाई देगा? एल साथियों इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद ई कैसा दिखाई देगा? ई साथियों इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद अगर बात करें आई जैसा दिखाई दे रहा है, आई वैसा ही दिखाई देगा। एन कैसा दिखाई देगा? एन ऐसा दिखाई देगा, सॉरी, एन एन की अगर बात करते हैं तो एन कैसा दिखाई देगा? एन ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये साथियों एन हो गया और ए जैसा दिखाई देता है ए वैसा ही दिखाई देगा और डी कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार का कुछ डी दिखाई देगा। तो ऐसा साथियों कौन से ऑप्शन में है? ऐसा तो मुझे कोई ऑप्शन में दिख रहा है, सब में डी डी, किसी में है ही नहीं, जी जी है वो है। तो इसमें से हो सकता है साथियों ऑप्शन कुछ गलती हो गई हो। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया है ना, वैसे आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए और पूछा जाए ये प्रतिबिंब के सबसे करीब हो, यानी कि प्रतिबिंब में ये कैसा दिखाई देगा, तो जैसा मैंने आपको रूल बताए हैं वैसे आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो पहला वाला होगा वो सबसे अंत में दिखाई देगा,
जो अंत में होगा वो सबसे पहला दिखाई देना और सब सारे लेटर्स को पलट दो, ठीक है। लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको पलटने पर भी साथियों वो सेम ही दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए इस श्रृंखला में गलत संख्या का साथियों आपको बताना है कौन सी गलत संख्या है। यानी कि 30 है, उसके बाद 27 है, मतलब 3 कम की गई है। उसके बाद 27 से 36 हो गई, यानी कि 9 बढ़ा दी गई है। 36 से एकदम साथियों 45 हो गई है, यानी कि 9 बढ़ा दी गई है। और 45 से साथियों 72 हो गई, यहाँ पर तो बहुत ही बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात देखिए, एक चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। लेकिन 3 और 0 साथियों 3 होता है। तो श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, तो मेरे हिसाब से तो साथियों 30 जो है ना, ये संख्या गलत है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। और 30 कौन से ऑप्शन में है, तो 30 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है साथियों, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, यानी कि जहां पर 2 लिखा है ना, उसका विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। सिंपल सा प्रश्न आपसे ये साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, सॉरी, एक तो 2 की अगर बात करें तो 2 यहां पर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है साथियों 2 का विपरीत फलक 3 भी नहीं हो सकता है और 5 भी नहीं हो सकता है, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर 3 ऑप्शन में होता तो वो भी कट कर देते। 2 का विपरीत फलक साथियों 1 भी नहीं हो सकता है, तो अगर 1 ऑप्शन में होता तो उसको भी कट कर दे, और 3 नहीं है तो 3 भी साथियों गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमें आंसर नहीं मिला। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ना कि 2 एक तो यहां पर है साथियों, ठीक है, 2 का विपरीत फलक आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। अच्छा, एक ये यहां पर भी लिखा है और एक ये यहां पर भी लिखा है। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए साथियों कि कोई नंबर एक सेम फलक पर लिखा हो, यानी कि एक यहां पर भी, एक बिंदु यहां पर भी है, एक बिंदु यहां पर भी है, यानी कि कहा जा सकता है कि 3 का अगर विपरीत आपसे पूछता तो 4 हो जाता, 2 का अगर विपरीत आपसे पूछे तो 6 हो जाएगा, और 2 का ही तो विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि अब आपके सामने साथियों 20 प्रश्न तो हो चुके रीजनिंग के, अब 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैथ के साथियों, टॉप लेवल के एकदम सभी के सभी क्वेश्चंस हैं, और बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 1900 है। यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन बढ़कर कि 2000 रुपए हो जाता है। मैनेजर का वेतन बताइए। अगर ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, यानी कि 20 कर्मचारियों का साथियों औसत वेतन कितना है, 1900 है। तो जाहिर सी बात है इन 20 कर्मचारियों का कुल मिला के वेतन कितना होगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी कि 38,000 जो है साथियों, ये क्या हो जाएगा, 20 कर्मचारियों का कुल मिला के वेतन हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि यदि इसमें मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि अभी तक तो 20 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, अब 21 लोग हो गए हैं, और जब 21 लोग हो गए हैं, यानी कि उसका भी अगर मैनेजर का भी इसमें वेतन शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, औसत बढ़कर 2000 हो जाता है। यानी कि पहले औसत 1900 था, अब कितना हो गया साथियों, 2000 हो गया। तो अगर वो कहा जा सकता है साथियों 20 लोगों का औसत मिलाकर वेतन कितना है, 38,000 है, तो 21 लोगों का कितना होगा, 21 दुना आपका 42, तो 42 हो जाएगा, और 3 जीरो लग जाएंगे, 42,000 हो जाएगा। तो 38,000 अभी इसमें मैनेजर का वेतन शामिल नहीं है, इसमें मैनेजर का वेतन शामिल कर दिया गया है, तो ये कितना साथियों ऊपर है, कितना एक्स्ट्रा है, 38, यानी कि 4000 ये साथियों ऊपर है। तो कहा जा सकता है 4000 साथियों क्या होगा, यही मैनेजर का वेतन होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4000 के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:3 है, 3:4 है, और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, या आपसे पूछे संख्याएं क्या क्या होंगी, दो सवाल बन सकते हैं। संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं बताइए, या छोटी संख्या क्या होगी, या बड़ी संख्या क्या होगी, या संख्याओं का योग क्या होगा, या संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। तो कभी भी आपको साथियों दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो, यानी कि महत्तम समापवर्तक दिया हो, तो महत्तम समापवर्तक की पहली संख्या से अगर गुणा कराओगे, जो नंबर आएगा वो पहली संख्या होगी। महत्तम समापवर्तक की दूसरी अनुपात से गुणा कराओगे, जो संख्या होगी वो दूसरी संख्या होगी। तो संख्या पूछे तो 45 60 है, इनका योग पूछे तो इनका योग कर देना साथियों, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 105 के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। चलिए,
यहाँ पर अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी का औसत साथियों कितना है, ठीक है, 20 है, तो a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा साथियों, सॉरी 20, औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा, योग आपका 60 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद b प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है, 25 है, तो योग कितना हो जाएगा साथियों, जाहिर सी बात है 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 75 यहाँ पर मैंने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर d का जो मान है साथियों, d का मान कितना है, d का मान 30 है, तो a का मान आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, a का मान पूछा जा रहा है कितना होगा, तो d का मान इसमें साथियों 30 है। अब जब इसमें हम अगर मान लीजिए हम इसमें से क्या निकालते हैं, हम इसमें से साथियों d जो है ना, d 30 है, तो जब साथियों 75 में से d का मान यानी कि 30 माइनस कर देंगे तो वो कितना बचेगा, वो b प्लस सी का ही तो बचेगा। तो 75 में से 30 जरा माइनस कीजिए, क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, और ये साथियों यहाँ पर 4 बच जाएगा। यानी कि b प्लस सी कितना है, b प्लस सी आपका 45 है, और a का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर b प्लस सी का मान घटा दिया जाए तो हमें सिर्फ a का मान तो पता चल जाएगा, यानी कि 60 में से अगर 45 घटा दिया जाए तो a का मान हमें पता चल जाएगा, और 60 में से 45 घटाएंगे तो साथियों 15 बचेगा, a का मान 15 होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा था कि a का मान क्या होगा, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें a अनुपात b कितना है, 3:4 है, b अनुपात c कितना है, 5:7 है, और c अनुपात d कितना है, 8:9 है। तो a अनुपात d का अनुपात बताना है। देखिए दो सवाल यहां से बन सकते थे, एक तो आपसे पूछा जाता कि a अनुपात d का अनुपात बताइए, दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता था क्या कि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात बताइए। ठीक है, ये 3 अनुपात आपको दे दिए जाते, आपसे पूछा जाता कि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात बताइए। तो पहले हम a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए भाई, ठीक है ना, तो सबसे पहले जब हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे कैसे, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। हम सबसे पहले निकलेंगे साथियों a अनुपात b का मान कितना है, 3:4 है, b अनुपात c का अनुपात कितना है साथियों, 5:7 है। तो हम इसको कैसे गुणा कराएंगे, 3 की गुणा कराएंगे 5 से, 5 की गुणा कराएंगे 4 से, 4 की गुणा कराएंगे 7 से, यानी कि जो गुणा कराने पर साथियों निकलेगा वही तो a अनुपात b अनुपात c होगा। यानी कि जब 3 की 5 से गुणा कराएंगे तो a का मान निकलेगा 3×5 = 15, 5 की 4 से गुणा कराएंगे 5×4 = 20, ये मान निकलेगा b का, और 4 की गुणा 7 से कराएंगे तो ये मान निकलेगा साथियों c का। तो यही तो a अनुपात b अनुपात c है। बस इसको एक बार कट कर लो अगर कट हो पा रहा है, लेकिन ये कट हो नहीं पाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि a अनुपात c का अनुपात कितना है तो आप बता देते कितना है, 15:28 है। लेकिन यहाँ पर डी ए अनुपात डी का अनुपात पूछा गया है। अब ए अनुपात डी, देखिए ए अनुपात डी का अनुपात निकालने से पहले हमें क्या मालूम करना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों निकल जाएंगे तो हम ए का भी बता देंगे डी का भी बता देंगे, सिंपल। तो पहले सबसे चारों ही निकालना पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालने के बाद हमें क्या करना होगा साथियों, हमें करना होगा सी अनुपात डी का अनुपात रखना होगा यहाँ पर। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 की गुणा 8 से, 20 की गुणा 8 से, 28 की गुणा 8 से, फिर 28 की गुणा 9 से, तो ऐसे निकल जाएगा। तो 15 की गुणा 8 से करते हैं साथियों, 15×8 कितना होता है, 120 होते हैं। 20 की गुणा 8 से करते हैं 160 हो जाएंगे। 28 की गुणा 8 से करेंगे तो अट्ठू अट्ठू आपके कितने हो जाएंगे, अट्ठू अट्ठू आपके साथियों 64 हो जाएंगे, और 8 दूना 16 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 की गुणा 9 से भी कराना है तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें 9×8 = 72 आपके हो जाएंगे। ठीक, एक सेकंड, 9×8 आपके कितने हो जाएंगे, मैं करा लेता हूँ सही तरीके से। यहाँ पर ये मैंने खींच दी लाइन, और ये 9×8 आपके 72 हो जाएंगे, बस 7 बच जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 और 7 साथियों कितना होता है, 25 होता है। यानी कि ये आ जाएगी, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तो आया है, लेकिन हमें ए अनुपात डी हम निकाल लेते हैं। ए अनुपात डी, ए कितना है, 120 है, और साथियों डी कितना है, 252 है, 252। इसका बस क्या, इसको वो कर लो साथियों, कट कर लो, यहाँ पर 60 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ये आपका 26 आ जाएगा। फिर से कट करोगे 60 को 2 से तो 30 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, इतना आ जाएगा। 3 से कट कर लो, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 दूना इतना आ जाएगा, 10×21 आ जाएगा। 10×21 साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है ना, तो बहुत साथियों आसान तरीके से मैंने आपको समझाया इसलिए समय ज्यादा लगा है, लेकिन मैं यहां पर अगर करता तो 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, 40-45 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता।
राहुल 12 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर की घंटा की चाल से वापस आ जाता है। यानी कि एक साथियों दूरी है, वो दूरी कितने भी किलोमीटर हो सकती है। अगर राहुल साथियों यहां से इधर को जाता है अपने कार्यालय तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि एक घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ऐसे जाता है। और जब वापस आता है तो 10 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से आता है। तो उसकी औसत चाल साथियों क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। देखिए औसत चाल का सूत्र होता है, जब भी आपसे औसत चाल पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 2xy बटे x प्लस वाई। ये x क्या होगा साथियों, पहली चाल होगी, y क्या होगा, दूसरी चाल होगी। तो सिंपल सा साथियों आप लोग पुट कर देंगे दो, पहली चाल क्या है यानी कि x का मान क्या है साथियों 12, और अगर बात करते हैं साथियों y क्या है, दूसरी चाल है तो 10 है, बटे में साथियों क्या हो जाएगा 12 प्लस 10 हो जाएगा, 12 प्लस 10 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों 12 दूना 24, 24 दाम कितने हो जाएंगे साथियों 240 हो जाएंगे। नीचे आपका साथियों 120 आ जाएगा, 120 नहीं बल्कि 12 और 10 आपका 22 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे साथियों 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी कि 120 बटे 11 यहाँ पर आया है। अब इसको कट करेंगे 11 कम 11 हो जाएगा, ठीक है, एक चला जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों पॉइंट लगा देंगे, अब दो नंबर एक साथ काटेंगे तो यहाँ पर अब ऐसे करके लगेगा, ठीक है ना। तो कितना बचा साथियों 10 था, ये यहाँ पर भी जीरो लग जाएगा, तो 11 नीम कितने हो जाएंगे साथियों 99 हो जाएंगे, यानी कि 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी औसत चाल साथियों कहलाएगी। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि 300 पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ब्याज मिलेगा जितना 1600 पर 1.5% की दर से 3 वर्षों में मिलता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। चलिए यहां पर साथियों 8 सही 1/2 है, क्या है 8 सही 1/2% की दर से 3 वर्षों में, ये कुछ नहीं साधारण, आपने साथियों एसआई बराबर सुना होगा PRT बटे 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां पर साथियों मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, लेकिन आपसे समय एक तरीके से पूछा जा रहा है। तो मूलधन कितना है 300 है, दर कितनी है साथियों 8% है, वर्ष यहां पर पूछ रहे हैं तो वर्ष के लिए हम y यहां पर लिख लेंगे, बटे में 100 लगता है, यानी कि ये कह रहा है उतना ब्याज मिलेगा जितना, इसलिए यानी कि बराबर कह सकते हैं 1600 पर 8.5% की अगर बात करें 8 दूना 16, 16 और एक आपका कितना हो जाएगा 17, 17/2% यहां पर आ जाएगा। तो 17 बटे यहां पर क्या आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। गुणा में क्या होगा, अगर बात करें 3 वर्ष की बात की गई तो 3 वर्ष लिख लेंगे, गुणा में साथियों यहां पर बटे में 100 लग जाएगा, ठीक है। तो इन दो जीरो से साथियों ये दो जीरो कट जाएंगे, इस दो से अगर बात करें ये यहां पर 8 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या है साथियों 8 गुणा 17 गुणा 3 यहां पर है, और इधर को क्या है इन दो जीरो से साथियों ये दो जीरो कट जाएंगे आपके, और 8 3 आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 8 3 आपका 24 हो जाएगा और 24 वाई हो जाएगा। अब अगर बात करें ये 24 साथियों इसके बटे में आ जाएगा तो 24 यहां आ जाएगा, यहां से 24 हट जाएगा, 8 एकम 8, 8 आपका क्या क्या होता है 8 3 आपका 24 होता है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आएगा साथियों 17 वर्ष आ जाएगा y बराबर, जो कि कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6555 हो जाती है, वो धनराशि क्या है, वो मूलधन आपसे एक तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए अगर आर यहां पर साथियों कितना दे रखा है 10% दे रखा है, और टी की अगर बात करें यानी कि समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का दे रखा है, और ए कितना दे रखा है 6655 यहां पर दे रखा है, तो आपसे पी की वैल्यू पूछी जा रही है यानी कि मूलधन कितना है। तो आप क्या करेंगे साथियों, एक सूत्र होता है वो आपको भी मालूम होगा, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर क्या हो जाएगी साथियों टी हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपने बचपन में सुना होगा। अब ए की वैल्यू कितनी है 6655 है, ठीक है, पी ही तो आपको ज्ञात करना है साथियों, पी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 1+r कितना है 10% है, बटे में 100 आ जाएगा यहाँ पर, और t यानी कि पावर कितनी है, अगर पावर की बात करें तो 3 वर्ष की बात चल रही है, 3 पावर हो जाएगी। इस जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, 1/10 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं जरा, ठीक है, 6655 बराबर p
अब अगर बात करते हैं साथियों, 0 से 0 कट गया। अब 10 की गुणा 1 से होगी, 10 से कम 10, 10 और 1 आपका 11, 11/10 यहाँ पर हो जाएगा। 11/10 होगा ना, पावर 3 लगी है तो इसको 3 बार लिख देंगे साथियों, 11/10, 11/10 और 11/10 यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर साथियों बात करते हैं ये कैसे, यानी पी की देखिए वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, ये तीनों जीरो इसके गुणा में लग जाएंगे और ये 11 11 11 इसके भाग में आ जाएंगे। तो ऐसे साथियों कहा जा सकता है कि P बराबर, या इधर लिख लेते हैं, P बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 6655। ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो इधर लग जाएंगे और ये साथियों क्या लग जाएगा, 11 × 11 × 11। अब अगर बात करें 11 एकम 11 होगा, 11 छंग आपका कितना हो जाएगा साथियों, 66 हो जाएगा। 55 है ना, दो संख्याओं को एक साथ कट करेंगे तो जीरो लगाएंगे, 11 पंजे आपका क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी कि 605 और 3 जीरो आ जाएंगे, जिसको हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए 605 और 3 जीरो यहां पर लग गए। अभी नीचे क्या है साथियों, 11 × 11 है। अब 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 पंजे आपका 55 हो जाएगा, 5 लगेगा 55 हो जाएगा, फिर 11 पंजे 55 हो जाएगा, फिर आपका ये 3 जीरो लग जाएंगे। एक 11 बचा है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, यानी कि 5000 आपका जो आएगा ना साथियों, पी कितना आएगा, मूलधन कितना आएगा, 5000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता है, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को, मान लेते हैं हम इतने व्यक्ति, कितने, एक्स व्यक्ति किसी कार्य को, एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, यानी कि पहले तो एक्स व्यक्ति थे, अब 8 व्यक्ति और मिल गए, तो कितने व्यक्ति हो गए, x+8 व्यक्ति हो गए। तो 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो सकता है, यानी कि पहले 40 दिन में हो रहा था, तो अब जब 8 व्यक्ति मिल जाएंगे तो 10 दिन कम में होने लगेगा, यानी कि पहले 40 दिन में हो रहा था तो अब साथियों 30 दिन में होगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, यानी कि x की वैल्यू एक तरीके से पूछी जा रही है, तो इसको सॉल्व कर लो, x का मान आपका निकल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो 40x यहां पर हो जाएगा बराबर 30 की x से गुणा होगी तो 30x हो जाएगा, और साथियों कितना हो जाएगा, प्लस 30 की गुणा 8 से होगी तो 240 आ जाएगा। 8 3 आपका 24 होता है। ठीक है, तो 40x की अगर बात करें, 40x में से ये 30x जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 10x बचेगा। तो 10x बराबर कितना है साथियों, 240 है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आएगा तो साथियों यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर साथियों देखिए √50 है, गुणा √20 है, √54 है। ये एक ही अंडर रूट है, ये दो अंडर रूट नहीं है। ठीक है, तो √54 है और उसके बाद साथियों क्या है, बटे में ये √200 है। ठीक है, और गुणा क्या है साथियों, √135 है। देखिए ये भी अंडर रूट में, 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 ये भी अंडर रूट में। तो ऐसा करें ना साथियों, एक बड़ा सा अंडर रूट कर लें हम, और क्या करें, सभी संख्याओं को लिख लें अंडर रूट में, यानी कि √50 है, गुणा √20 है, गुणा √54 है, और अपॉन में क्या है साथियों, 200 है अंडर रूट में, और साथियों गुणा 135 है। अब यहां पर आसानी ये हो जाएगी साथियों, कट जाएगा, जैसे कि 50 एकम 50, 50 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 आपका, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 27 एकम 27 होता है, और 27 दूना आपके कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो मुझे यहाँ पर साथियों क्या मिला, मुझे यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट का 2 मिला, यानी कि कट पिट करके साथियों √2 आया। तो इसलिए आंसर आपका किसके ऑप्शन के साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। √2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, ठीक है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। अब हम सबसे पहले देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि 1/3 भरा हुआ है, यानी कि मान लीजिए ये साथियों बाल्टी है। ठीक है, ये एक हिस्सा है,
ये 2 हिस्से है, 3 हिस्से है, तो कुल मिला के 1/3 जब भरा होगा तो उसमें 80 लीटर पानी आएगा। तो हम ये निकालें कि जब उसमें वो पूरी बाल्टी भरी होगी तो उसमें कितने लीटर पानी आएगा। सबसे पहले तो ये निकालेंगे ना, उसके बाद उसमें से आधा पानी हम गायब कर देंगे, आधा बचेगा और वही आपका आंसर होगा। तो कभी भी ऐसा लिखा हो कि 1/3 पानी भरा है तो उसमें 80 लीटर पानी है, या ऐसे लिखो 1/2 पानी भरा है तो उसमें 50 लीटर पानी है, तो कितना पानी होगा? कुछ नहीं, 2 की गुणा 50 से हो जाएगी, 100 हो जाएगा, 100 लीटर पानी कहलाएगा। यहाँ पर लिखा है 1/3 लीटर पानी भरा है और उसमें 80 लीटर पानी कहा जा रहा है, तो उसमें टोटल पानी कितना हो जाएगा? 3 की 80 से गुणा करा लो, 240 आ जाएगा, यानी कि उसमें 240 लीटर पानी भरा है। यानी कि अगर जब वो पूरी बाल्टी भर जाती है तो 240 किलो पानी उसमें आता है। ये पूछ रहे हैं कि अगर आधा भरा है तो उसमें कितना पानी आएगा? अरे भाई, आधा भरा है तो उसमें कितना पानी आएगा? 120 लीटर ही तो पानी आएगा, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? 120 लीटर के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि ए एक कार्य को 6 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कार्य खत्म करते हैं तो ए कार्य कितना कार्य पूरा करेगा? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। बहुत अच्छे लेवल का साथियों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो ध्यान से देखेंगे साथियों और बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। ठीक है, तो ए एक कार को 6 दिनों में खत्म करता है, तो लिख सकते हैं साथियों ए एक कार को 6 दिन में खत्म करता है, बी उस कार को 12 दिनों में खत्म करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य खत्म करते हैं तो ए ने कितना कार्य किया? तो देखिए सबसे पहले साथियों हम लोग ये कह सकते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम है 1/6 और बी का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का काम है 1/12। दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना निकलता है? ये दोनों को हमने साथियों जोड़ लिया। ये हमें जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो क्या निकलेगा साथियों? दोनों का एक दिन का काम निकलेगा। तो ये साथियों 12 एकम 12 हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 12 छंग आपके 72 हो जाएंगे। क्या निकलेगा साथियों? 18/72 निकलेगा। और इसको जब कट करेंगे ना साथियों तो कितना निकलेगा? 18 को साथियों जब 72 से कट करेंगे तो 1/4 आ जाए, क्योंकि 18 चौक 72 होते हैं। तो कहा जा ये जो 1/4 आया है साथियों, ये क्या है? आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम है। ए बी मिलकर काम करते हैं तो ये एक दिन का काम है। अब जब साथियों ए और बी मिलकर यानी कि एक दिन का काम है तो 4 दिन में वो काम समाप्त भी होता है। यानी कि ये टोटल काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिनों में ये टोटल काम करते हैं। टोटल जो काम करते हैं ना 4 दिनों में वो समाप्त हो पाता है। अब अच्छा, ए का एक दिन का कार्य कितना है? ए का एक दिन का कार्य 1/6 है और 4 दिन टोटल काम करता है। तो साथियों कहा जा सकता है कि ए कितने दिन में ए कितना कार्य करेगा? ए कार्य करेगा साथियों 2 एकम 2 दूना 4 और 2 तिया 6 आपका हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2/3 कार्य करता है साथियों कौन? ए। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए एक पंखे का अंकित मूल्य यानी कि एक पंखे पर साथियों कितने रुपए अंकित है? 1500 रुपए अंकित है। अंकित मूल्य पर यानी कि 1500 पर अगर 20% की छूट दी जाती है तो 15% पर साथियों जब 20% की छूट दी जाती है तो ये हमें 80% में पड़ेगा। यानी कि जब इसको साथियों कैलकुलेट कराओगे ना साथियों तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, यानी कि 1200 में पड़ता है। जब 20% की छूट दी जाती है तो ये 1200 में पड़ता है। अगर इसको साथियों 1104 में खरीदना हो तो कितनी छूट दी जाएगी? तो कितनी छूट दी जाएगी साथियों? 1200 में से अगर बात करें साथियों 1104 को अगर घटाएंगे तो कितने बचेंगे साथियों? 96 बचेंगे। तो 96 की हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर साथियों क्या आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 12 के 12 साथियों 12 अट्ठे कितने होते हैं? 12 अट्ठे 96 होते हैं। तो 8% की साथियों छूट दी जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है 4/5 है का 5/8 है गुणा 6 + 15 - 10 है। इसको सरल आपको करना है, इसको साथियों कैलकुलेट आपको करना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं जब भी का लिखा हो ना उसका मतलब होता है गुणा, यानी कि 4/15 गुणा 5/8 हो जाएगा प्लस 6
प्लस आपका इसको घटा लेते हैं साथियों, 5 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों 5 से या 15 कट जाएगा 3 हो जाएगा, इस 4 से 1 आपका कट जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1/6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 11 आ जाएंगे, इसको 1 मान लेते हैं हम। तो इसको जब साथियों कैलकुलेट करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, 11 छंग आपका 66 हो जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी कि 67 साथियों 6 यहाँ पर आपके सामने बच्चे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा था, 67/6 आ रहा था। तो हो सकता हो टाइपिस्ट से कुछ प्लस माइनस की यहाँ पर कुछ भूल चूक हो गई हो, इसलिए आंसर आपका एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है। खैर कोई नहीं, जो तरीका था वो तरीका मैंने आपको बताया, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, सही आंसर तक आप पहुंच जाओगे। उसमें प्लस माइनस की हो सकता हो कुछ मिस्टेक हो। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए, राम ने अपनी घड़ी 220 रुपए में बेची, इस प्रकार उसे 10% का लाभ हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या था, यानी कि घड़ी को उसने कितने रुपए में खरीदा था। देखिए 10% के लाभ पर बेची जा रही है 120 रुपए की, यानी कि साथियों 110% की वैल्यू कितनी है, 220 रुपए है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अगर बात करें साथियों ये 110 जो है वो नीचे आ जाएगा और गुणा हम कर देंगे साथियों 100 से इसकी। अब अगर बात करें इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा, यानी कि 2 की 100 से गुणा करोगे तो साथियों 200 आएगा। तो कहा जा सकता है घड़ी को उसने साथियों 200 रुपए में खरीदा था और 220 रुपए में बेचेगा, तभी तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। एक आयताकार है, पार्क है एक आयताकार, तो मैं देख लेता हूं यहां पर साथियों, एक ही आयताकार पार्क है। पार्क की लंबाई की बात करें साथियों तो 8 मीटर है और चौड़ाई की बात करूं साथियों तो 6 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, विकर्ण क्या होता है साथियों, जो ऐसे यहां पर एक लाइन आती है इसको विकर्ण कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इसकी लंबाई कितनी है, 8 है, इसकी लंबाई 6 है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये एक तरीके से कर्ण इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सूत्र होता है कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण की अगर हमें बात करना है ना साथियों तो हम कर देंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल कर आएगा साथियों, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर साथियों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये निकल कर साथियों कर्ण का स्क्वायर बराबर निकलकर 100 आ जाएगा। अब जब स्क्वायर स्क्वायर हटेगा अंडर रूट इस पर चढ़ेगा तो के बराबर जो निकल कर आएगा साथियों वो 10 निकल कर आएगा, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी ना साथियों वो 10 होगी। तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, 10 हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक है। मतलब एक दूरी है 18 किलोमीटर की दूरी है, वो जाता तो है 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तथा वापस रिक्शे से आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अभी यही प्रश्न मैंने आपको कराया था इसी टाइप का, लेकिन वहां पर दूरी नहीं दी गई थी। तो दूरी दी हो दूरी ना दी, मतलब कुल मिला के साथियों अगर दूरी समान है, अब वो एक तरफ जाए हेलीकॉप्टर से और उसकी दूसरी तरफ से आए पैदल आए, एक तरफ उसकी चाल है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, वापसी की उसकी चाल मान लो अगर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो चालें आपके सामने हैं, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्वेश्चन जैसे कि जैसा भी आ जाए क्वेश्चन आप आराम से कर डालोगे। 2 लिख दिया, x क्या होता है, पहली किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है तो 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर लिख दिया, गुणा लगा दिया, दूसरी चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 लिख लिया, बटे में साथियों 15 प्लस 10 यहां पर आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा 15 की अगर 2 से करे तो 30 आ जाएगा, 30 है यानी कि 10 से करे तो 300 आ जाएगा, 300 बटे आपका 25 आ जाएगा। और दुनिया जानती साथियों 25 की जब इससे भाग दोगे तो यहां पर साथियों 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि औसत चाल साथियों 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिए कि 10% तथा 30% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। तो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है साथियों 10 प्लस 30 माइनस 10 गुणा 30, 10 गुणा 30 बटे में साथियों क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा, 10 प्लस 30 आपका 40 हो जाएगा, माइनस आपका साथियों 3 एकम 3 3 हो जाएगा, यानी कि 10 40 में से 3 जाएगा साथियों तो 37% बचेगा। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।